हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में किरचॉफ्स करंट लॉ दैट इज केसीएल ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 5th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 4 प्रॉब्लम्स लिए थे, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ दूसरे टॉपिक्स भी कवर किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें किरचॉफ्स करंट लॉ का 5th प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा डिटरमाइन द करंट थ्रू इंडक्टर यूजिंग नोडल एनालिसिस फॉर द सर्किट शोन बिलो। तो देखिए क्वेश्चन में जो सर्किट दिया था वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में लिखा था डिटरमाइन द करंट थ्रू इंडक्टर। देखिए यहां पे इंडक्टर कहां है, देखिए ये है इंडक्टर J5 ओम का। ये इंडक्टर में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जो हमने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। तो चलो हम यहां पे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। इट मींस बाय यूजिंग KCL दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। और यहां पे सबसे पहले हमें नोड चेक करना पड़ेगा, कितने नोड हैं। नोड क्या होता है? नोड एक जंक्शन पॉइंट होता है जहां पे 2 से ज्यादा ब्रांचेस मिलती है। तो यहां पे कितने नोड है? तो यहां पे हम आसानी से 2 नोड ऊपर में ले सकते हैं और एक नोड जो है वो नीचे में लेंगे जो हम अर्थ करेंगे। तो ऊपर का जो नोड है ये देखिए, यहां पे ये जो नोड है ये नोड को हम नोड 1 कहेंगे और ये जो नोड है ये नोड को हम नोड 2 कहेंगे। और नीचे में एक नोड ले लेंगे नोड 3 और ये नोड को हम यहां पे अर्थिंग कर देंगे, दैट इज हम इसको अर्थ कर देंगे जिसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल है वो 0 रहेगा। और जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है कि ये इंडक्टर में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है, तो करंट फाइंड आउट करने के लिए हम ओम्स लॉ का फार्मूला यूज करेंगे। करंट फाइंड आउट करने का फार्मूला रहेगा दैट इज I इक्वल्स टू V बाय Z। ये फार्मूला रहेगा करंट फाइंड आउट करने का। अगर आपको इसमें से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है तो ये फार्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे। अब यहां पे Z क्या है? Z माने इंपेडेंस। इसके अक्रॉस का कितना इंपेडेंस है? J5 इंपेडेंस है। तो हम यहां पे दैट इज V बाय J5 हम यहां पे लिख देंगे, तो यहां पे हमें करंट मिल जाएगा। लेकिन यहां पे देखो न्यूमरेटर में हमें V लिखना है। V माने वोल्टेज, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस दिस इंडक्टर। ये इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज हमें न्यूमरेटर में लिखना है डिवाइडेड बाय J5 जो कि इसका इंपेडेंस है, उससे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें आसानी से इसमें से फ्लो होने वाला करंट मिल जाएगा। तो फाइनली अब हमें क्या होना? अब हमें ये वोल्टेज होना। अगर आपको ये वोल्टेज मिल गया तो ये वोल्टेज का यूज करके आप आसानी से इसमें से फ्लो होने वाला करंट निकाल सकते हैं। तो ये वोल्टेज फाइंड आउट करना है। किसके अक्रॉस का वोल्टेज? ये इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है। और अगर इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके जो दोनों एंड्स में देखो, इधर का नोड और इधर का नोड, ये दोनों नोड में पहले आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये जो नोड 1 है, नोड 1 के अक्रॉस का वोल्टेज रहेगा दैट इज V1 और ये जो नोड 2 है, ये नोड 2 के अक्रॉस का वोल्टेज रहेगा V2। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले V1 V2 फाइंड आउट करना है। अगर हम V1 V2 फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर ये दोनों का आंसर देख के हम ये दोनों का डिफरेंस लेंगे। जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वही इसके अक्रॉस का वोल्टेज हो जाएगा। और एक बार इसके अक्रॉस का वोल्टेज मिल गया तो वही वोल्टेज हम यहां पुट करेंगे, वोल्टेज बाय J5 करेंगे तो हमें करंट मिल जाएगा। प्रॉब्लम वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्टेप समझ में आ रही है आपको क्या क्या करना है? तो यहां पे अब आपको V1 V2 फाइंड आउट करना है। तो चलो V1 V2 फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस दैट इज KCL। V1 V2 मिलने के बाद ही हम इसका यूज कर सकेंगे। तो चलो सबसे पहले V1 V2 फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो नोड 1 है, नोड 1 पे हम KCL अप्लाई करेंगे। नोड 1 पे KCL अप्लाई करके हमें एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेगा। फिर हम नोड 2 पे KCL अप्लाई करेंगे। नोड 2 पे KCL अप्लाई करके हमें दूसरा साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेगा। फिर वो दोनों इक्वेशंस को या तो आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं या तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करके आप क्रैमर्स रूल अप्लाई करके V1 V2 फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार V1 V2 मिल गया तो फिर आपको V मिल जाएगा और एक बार V मिल गया तो आपको करंट मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा स्टेप्स रहेगा। तो चलो फाइनली हम यहां पे KCL अप्लाई करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे दैट इज अप्लाई KCL एट नोड 1। नोड 1 पे हम KCL अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप नोड 1 पे KCL अप्लाई कर रहे हैं तो नोड 1 पे कितने ब्रांचेस है वो आपको चेक करना है। नोड 1 पे यहां पे 3 ब्रांचेस है।
इधर का एक, ये एक और ये एक, यहां पे 3 ब्रांचेस हैं। तो तीनों ब्रांचेस में आपको करंट फ्लो ले लेना है और करंट लेके आपको यहां पे समेशन करना है। अब यहां पे तीनों ब्रांचेस में हम क्या करंट लेंगे, ये चॉइस आपका है। या तो आप I1 I2 I3 लो, या तो IA IB IC लो, या तो IX IY IZ लो। ये चॉइस आपका है कि करंट आपको क्या लेना है। चलो हम यहाँ पे I1 I2 I3 दे देंगे और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या लेना, ये पूरा चॉइस आपका है। अगर आप पर्टिकुलर नोड पे तीनों करंट का डायरेक्शन एंटरिंग लेंगे तो भी आंसर वही आएगा। तीनों करंट का डायरेक्शन अगर आप लिविंग लेंगे तो भी आंसर वही आएगा। एक करंट एंटरिंग और बाकी के करंट लिविंग लेंगे तो भी आंसर वही आएगा। हमने जो केसीएल का पहला वीडियो अपलोड किए थे उसमें हमने 4 डिफरेंट मेथड्स बताए थे प्रॉब्लम सॉल्व करने के। वो फर्स्ट वीडियो आप देख लेना, उसमें आपको 4 डिफरेंट मेथड पता चल जाएंगी कि केसीएल के प्रॉब्लम आप कैसे कैसे डिफरेंट वे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली हम यहाँ पे केसीएल अप्लाई करेंगे। चलो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे ये करंट सोर्स के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिमेनिंग करंट का डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक करंट सोर्स दिया है और ये करंट सोर्स का डायरेक्शन देखो, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऊपर है। अगर यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो ये करंट ऐसा ऊपर जाएगा। ये देखिए ये करंट ऐसा ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये नोड पे आएगा और ये नोड पे आने के बाद यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। ये देखिए करंट जो है वो यहाँ पे आने के बाद ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, जो ये करंट आ रहा था इसको हम नाम दे देंगे दैट इज I1। ठीक है, और यहां पे जो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, इधर जो डिवाइड हुआ उसको हम कहेंगे I2 और इधर जो डिवाइड हुआ उसको हम कहेंगे I3। यहां पे नेमिंग कुछ भी दे सकते हैं, हमने पहले ही कहा आप IA IB IC ऐसा भी दे सकते हैं, ये पूरा चॉइस आपका है। तो फिलहाल हमने ये करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने I1 ले लिए और इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा के I2 I3 ऐसा ले लिए। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, ये पर्टिकुलर नोड पे ये जो तीनों करंट या तो एंटर कर रहे या तो लीव कर रहे, हमें उसका समेशन करना है। अब ये समेशन कैसे करेंगे, देखिए समेशन करने के रूल आप डिफरेंट बुक्स में देखेंगे तो डिफरेंट रूल है। रूल आपको क्या यूज करना है, देखिए हम एक काम करेंगे, जो भी करंट पर्टिकुलर नोड पे एंटर करेंगे, एंटर करने वाले जो करंट है वो हम निगेटिव में ले लेंगे और जो भी करंट लीव करेंगे वो हम पॉजिटिव में लेंगे। इसका मतलब नोड के अंदर आने वाले जो करंट है वो हम निगेटिव में लेंगे और नोड से बाहर जाने वाले करंट हम पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, अगर आप ये रूल को उल्टा करेंगे तो भी आंसर वही आता है। अगर आप एंटरिंग वाले पॉजिटिव लेंगे या लिविंग वाले निगेटिव लेंगे तो भी फाइनल आंसर एक ही आता है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस इक्वेशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, जहां प्लस है वहां माइनस आ सकता है, जहां माइनस है वहां प्लस आ सकता है, लेकिन जो फाइनल आंसर है वो एक ही आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम फिलहाल ये रूल लेके सॉल्व करेंगे। तो चलो यहाँ पे तो ये जो करंट I1 है, ये करंट I1 ये V1 नोड में देखो एंटर कर रहा है, इसका मतलब ये नोड के अंदर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये करंट जो है वो हम निगेटिव में लेंगे, माइनस ऑफ I1। ठीक है, देन यहां से ये जो 2 करंट जा रहे हैं I2 और I3, ये जो I2 है ये नोड V1 से बाहर जा रहा है और ये जो I3 है ये भी नोड V1 से ऐसे बाहर जा रहा है। इसका मतलब I2 और I3 दोनों लिविंग कंडीशन में है, तो अगर ये लिविंग है तो दोनों जो है वो प्लस में आएंगे, तो प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए फिलहाल हमने यहां पे तीनों करंट का जो समीशन है वो हमने कर लिए। ये एंटरिंग है, ये एंटर कर रहा है इसलिए निगेटिव में, ये दोनों नोड से बाहर जा रहे हैं मतलब लीव कर रहे हैं इसलिए पॉजिटिव में। और अब ये करंट को आपको दैट इज V बाय आर के फॉर्म में लिखना है। करंट को V बाय आर बोलो या V बाय जेड के फॉर्म में आपको लिखना है। तो चलो हम लिखेंगे, तो ये जो करंट I1 है, ये करंट I1 कितना है 10 एट एन एंगल ऑफ 0। यहाँ पे एक करंट सोर्स दिया है तो ये I1 की जगह आप 10 एट एन एंगल ऑफ 0 देंगे, लेकिन यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए इसलिए हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट में दे देंगे। ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है। ठीक है, I1 माने एक करंट सोर्स है, उसका आंसर हमने यहाँ लिख दिए। अब I2 माने क्या है, देखिए I2 कहां से कहां जा रहा है, ये जो I2 है ये V1 से V2 की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, ये जो I2 है ये V1 नोड से, ये देखिए 1, ये नोड नंबर 1 से नोड नंबर 2 की तरफ जा रहा है। ठीक है, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। ऐसे में अगर ये I2 V1 से V2 की तरफ जा रहा है तो हम ये I2 के लिए V बाय Z ऐसा लिखेंगे। देखिए V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय J5, हमने इसको ऐसा लिखे। ठीक है, ये देखिए ये हमने V बाय Z लिखे, V1 माइनस V2 ये ज्यादा वोल्टेज ये कम वोल्टेज।
ठीक है, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय J5, क्योंकि यहाँ पे इंपीडेंस कितना है, J5 है। तो फाइनली हमने I2 को V बाय Z के फॉर्म में लिख दिया। अब I3 को हम V बाय Z के फॉर्म में लिखेंगे। I3 को अगर आपको V बाय Z के फॉर्म में लिखना है तो I3 कहां से कहां जा रहा है वो चेक करो। I3 जो है वो V1 से नीचे के नोड की तरफ जा रहा है। ये जो नोड है नीचे देखो, यहां भी एक नोड है और यहां भी एक नोड है, लेकिन ये दोनों नोड पे वोल्टेज कितना है, ये दोनों नोड पे वोल्टेज जो है वो 0 है, क्योंकि हमने आपको कहा था कि ये जो हमने नीचे का नोड है ये हमने अर्थिंग किया है। अर्थिंग किया है इसका मतलब यहां पे जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल है वो 0 है। तो ये दोनों नोड पे वोल्टेज 0 है, तो ये जो I3 है ये V1 से 0 की तरफ जा रहा है। तो हम I3 के लिए लिखेंगे V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1। देखो इसके बीच में 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो हम यहां पे लिखेंगे दैट इज V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये फाइनली हमने यहां पे इक्वेशन लिख दिए और अब हम ये इक्वेशन से एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाएंगे V1 V2 के फॉर्म में। ये जो tan एट एन एंगल ऑफ 0 है इसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, और इसको हम स्प्लिट कर देंगे। तो ये होगा V1 बाय J5 माइनस V2 बाय J5 प्लस V1 बाय 1 इक्वल्स टू tan एट एन एंगल ऑफ 0। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने ये इसको स्प्लिट कर दिए, V1 बाय J5 और V2 बाय J5 अलग अलग लिखे, ये V1 को अलग लिखे और ये जो है tan एट एन एंगल ऑफ 0 इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिए। और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप V1 कॉमन ले लो। अगर आप यहाँ पे V1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बनेगा 1 बाय J5, तो हम लिखेंगे 1 बाय J5 प्लस 1 ऑफ V1। ठीक है, 1 बाय J5 प्लस 1 ऑफ V1 हमने कॉमन ले लिए और ये माइनस दैट इज 1 बाय J5 ऑफ V2 इक्वल्स टू tan एट एन एंगल ऑफ 0। तो फाइनली हमने ये इक्वेशन लिख दिए और अब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर जो है वो आप कॉम्प्लेक्स मोड में लेंगे और कॉम्प्लेक्स मोड में लेके आप इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। तो ये हमने कैलकुलेटर ले लिए कॉम्प्लेक्स मोड में और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो ब्रैकेट में जैसा लिखा है हम इसको वैसा ही लिखेंगे, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय J5 दैट इज 1 बाय 5i प्लस 1। और इसका आंसर जो है, हम इसको आंसर जो है सीधा एंगल के फॉर्म में आंसर निकालेंगे। तो एंगल के फॉर्म में आंसर इसका आएगा दैट इज 1.019 एट एन एंगल ऑफ माइनस 11.309 ऑफ V1। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे, माइनस यहां साइड में रखो और 1 बाय J5 का सिर्फ आंसर निकालो। तो 1 बाय 5i ये हम कैलकुलेटर में ऐसा लिखेंगे 1 बाय 5i और इसका आंसर आ चुका है एंगल के फॉर्म में दैट इज 0.2 एट एन एंगल ऑफ माइनस ऑफ 90 ऑफ V2 इक्वल्स टू 10 एट एन एंगल ऑफ 0। तो फाइनली यहाँ पे हमें एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गया है। ये इक्वेशन को अभी हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। अभी हमने क्या किए, नोड 1 पे हमने KCL अप्लाई किए। नोड 1 पे KCL अप्लाई करने के बाद हमें एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गया। बिल्कुल ऐसा ही अब हमें ये नोड 2 पे KCL अप्लाई करना है और एक और ऐसा इक्वेशन मिलेगा, उसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। तो चलो नोड 2 की बारी। तो हम यहां पे लिखेंगे अप्लाई KCL एट नोड 2। नोड 2 पे हम KCL अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए नोड 2 पे KCL अप्लाई करते समय बिल्कुल ऐसा ही करना है जैसा हमने नोड 1 पे किए थे। तो नोड 2 पे हम कितने ब्रांचेस है वो पहले चेक करेंगे। तो नोड 2 पे फिर से 3 ब्रांचेस है, ये एक ब्रांच, ये दूसरा ब्रांच और ये तीसरा ब्रांच। तीनों ब्रांच में आपको पहले करंट ले लेना है। तो ये देखो, ये जो नोड 2 है, नोड 2 पे इधर से एक करंट आ रहा है। कौन सा करंट आ रहा है, I2। ठीक है ना, ये पहले I1 यहां से आ रहा था। I1 यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, वो था I2 और I3। उसमें से ये जो I2 है, ये I2 आगे ये नोड 2 पे आएगा और यहां पे आने के बाद फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ऐसा ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। उधर जो गया इसको हम नाम दे देंगे दैट इज I4 और जो इधर गया इसको हम नाम दे देंगे दैट इज I5। तो फाइनली हमने यहां पे नोड 2 पे सभी ब्रांचेस में हमने करंट ले लिए और अब ये करंट का हमें समेशन करना है। और समेशन करते समय रूल वैसा ही है जैसा हमने बताए थे। एंटरिंग वाले जो करंट है वो नेगेटिव में लेंगे और लीविंग वाले जो करंट है वो हम पॉजिटिव में लेंगे। तो हम यहां पे ये देखिए, ये जो I2 है, ये करंट I2 जो है ये नोड 2 पे एंटर कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब नोड 2 पे आ रहा है, तो ये हम निगेटिव में लेंगे। तो ये हम निगेटिव में I2 लिखेंगे और ये जो I4 है, ये I4 नोड 2 से बाहर जा रहा है और I5 भी नोड 2 से बाहर जा रहा है, मतलब लिविंग कंडीशन में है। तो ये I4 और I5 दोनों पॉजिटिव मिलेंगे इक्वल्स टू 0।
ठीक है। और अब हमें इसको V बाय आर के फॉर्म में लिखना है या फिर बोलो V बाय जेड के फॉर्म में लिखना है। तो चलो अब हम लिखेंगे और बिल्कुल सिंपल वैसे ही जैसा हमने यहाँ पे किए थे। तो सबसे पहले ये जो माइनस है ये हम यहाँ साइड में लिखते हैं और I2 देखो, ये जो I2 है, ये I2 जो है वो कहां से कहां जा रहा है, I2 जो करंट है ये V1 से V2 की तरफ जा रहा है। ठीक है, V1 से V2 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब यहां पे V1 जो है वो हायर वोल्टेज हो गया और ये लोअर वोल्टेज हो गया। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो आपको लिखना पड़ेगा V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय J5, जैसा हमने यहां पे लिखे थे बिल्कुल यही पे हमें यहां पे भी वही लिखना है, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय J5। हमने ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि करंट जो है वो 1 से 2 की तरफ जा रहा है, इसलिए V1 माइनस V2। ठीक है ना। तो फाइनली हमने करंट I2 को ऐसा लिखा है, लेकिन लिखते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि माइनस जो है वो आपको ये ब्रैकेट के बाहर रखना है। ठीक है। देन I4 के बारे में हम क्या लिखेंगे, देखो I4 कहां से कहां जा रहा है, जो I4 है ये V2 से ऐसा नीचे अर्थिंग की तरफ जा रहा है। देखो इधर के नोड की तरफ जा रहा है और यहाँ पे नोड पे वोल्टेज कितना है, 0 है। तो ये V2 से 0 की तरफ जा रहा है। तो हम इसके लिए लिखेंगे V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय ये 2। देखो 2 ओम का रेजिस्टेंस है बीच में, तो हम लिखेंगे V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। प्लस I5 के लिए क्या लिखेंगे, I5 जो है वो V2 से नीचे अर्थिंग, ये देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल 0 है वो नोड की तरफ जा रहा है, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय ये देखो यहाँ पे R और C, यहाँ पे RC सर्किट है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, हम लिखेंगे V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4 माइनस J2 इक्वल्स टू 0। ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर में हमने लिखा है 4 माइनस J2, उसके तरफ आप ध्यान दो। ये RC सर्किट है, तो RC सर्किट में दैट इज R माइनस JXC के फॉर्म में होता है। तो ये R माइनस J2 ये हमने इसका इंपेडेंस लिख दिए। तो फाइनली ये पूरा इक्वेशन तैयार है, बस इसको अब इसको साइमल्टेनियस मोड में सेट करना है। तो कैसे सेट करेंगे, ये देखिए सबसे पहले इसको हम स्प्लिट कर देंगे और स्प्लिट करते समय आपको माइनस से अब मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो दोनों टर्म के साथ माइनस से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद पहला टर्म बनेगा माइनस V1 बाय J5, ये पहला टर्म बनेगा, और दूसरा टर्म बनेगा प्लस में V2 बाय J5। देखो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किए इसलिए ये ऐसा हो गया, प्लस ये V2 बाय 2 एज इट इज रहेगा, प्लस V2 बाय दैट इज 4 माइनस J2 एज इट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। और अब यहाँ पे कॉमन वगैरह ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो पहला टर्म है उसमें से माइनस 1 बाय J5 ऑफ V1, ये ऐसा हम लिखेंगे। ठीक है। माइनस जो है वो ब्रैकेट के बाहर रखो, ये बहुत जरूरी है। और यहां से सभी में से V2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 बाय J5 प्लस यहाँ बनेगा 1 बाय 2 प्लस यहाँ बनेगा 1 बाय 4 माइनस J2 ऑफ V2 इक्वल्स टू 0। ठीक है। यहाँ पे हमने V2 कॉमन ले लिए और अब हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ये पहले ब्रैकेट का आंसर कितना आएगा, तो ये माइनस यहाँ बाहर रखो और ये ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा दैट इज 0.2 एट एन एंगल ऑफ माइनस 90 ऑफ V1। क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी पहले ही सॉल्व किए थे, ये देखो 1 बाय J5 को हमने ऑलरेडी सॉल्व किए थे, वही आंसर हमने यहाँ लिख दिए। और अब ये ब्रैकेट को पूरा हमें कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं कैलकुलेटर में इसका आंसर क्या आता है। तो हम लिखेंगे दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 5i प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 माइनस 2i। तो ये हमने लिख दिया है कैलकुलेटर में और इसका आंसर आ रहा है दैट इज 0.707 एट एन एंगल ऑफ, जस्ट अ मिनट, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे 0.707 एट एन एंगल ऑफ माइनस 8.13 ऑफ V2 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली ये हमने दूसरा साइमल्टेनियस इक्वेशन बना दिए हैं। ये इक्वेशन को हम कहेंगे दैट इज इक्वेशन नंबर 2। और जैसा हमने कहा था कि दोनों नोड पे KCL अप्लाई करने के बाद जो दो इक्वेशंस मिलेंगी वो दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को अब हमें सॉल्व करना है और V1 V2 फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करेंगे और मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करने के बाद यहाँ पे क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे और V1 V2 फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें कमेंट करके पूछते हैं कि सर क्रैमर्स रूल अप्लाई करना कंपलसरी है क्या। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरा चॉइस आपका है कि आपको प्रॉब्लम क्रैमर्स रूल से आगे सॉल्व करना है या साइमल्टेनियस इक्वेशन से। लेकिन सबसे अच्छा ये रहेगा कि आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड यूज करने के लिए बोल रहे हैं आपको वही मेथड यूज करना चाहिए। तो चलो फिलहाल ये दोनों इक्वेशन को अब हम मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करेंगे और हम इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो दोनों इक्वेशन को हम यहाँ मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करेंगे और काफी बड़ा मैट्रिक्स यहाँ बनेगा। और जो मैट्रिक्स है उसमें आपको क्या करना है, देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यहाँ पे जो V1 V2 का कोएफिशिएंट है सबसे पहले आपको वो लिखना है। यहाँ पे 3 मैट्रिक्स बनेंगे। पहला मैट्रिक्स बनेगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स बनेगा अननोन मैट्रिक्स और तीसरा मैट्रिक्स बनेगा कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाने के लिए V1 V2 का कोएफिशिएंट लो। तो देखो V1 का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1.019, हम लिखेंगे 1.019 एट एन एंगल ऑफ -11.309। ठीक है, ये बना V1 का कोएफिशिएंट। V2 का कोएफिशिएंट है दैट इज माइनस बाहर है 0.2 एट एन एंगल ऑफ -90। तो ये हमने यहाँ पहले मैट्रिक्स में लिख रहे। देन यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में देखो, सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे V1 का कोएफिशिएंट है -0.2 एट एन एंगल ऑफ -90 और ये ब्रैकेट में देना जरूरी है, जैसा वहां लिखा है बिल्कुल वैसा ही आपको यहां लिखना है, माइनस वगैरह देके और ब्रैकेट वगैरह देके आपको ऐसा लिखना है। और यहाँ पे है सेकंड V2 का कोएफिशिएंट 0.707 एट एन एंगल ऑफ दैट इज -8.13। तो ये हमने दोनों इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स है वो हमने यहाँ ले लिए हैं और यहाँ पे पहला कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमने बना दिए हैं। और अब दूसरा मैट्रिक्स हम यहाँ बनाएंगे। दूसरा मैट्रिक्स बनेगा दैट इज अननोन मैट्रिक्स जो कि रहेगा V1 V2 के फॉर्म में। तो ये हम लिखेंगे V1 और यहाँ पे V2 और इज इक्वल टू राइट साइड में आएगा कांस्टेंट मैट्रिक्स। कांस्टेंट मैट्रिक्स माने इज इक्वल टू के राइट साइड में जो है, देखो इज इक्वल टू के राइट साइड में यहाँ पे है 10 एट एन एंगल ऑफ 0। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 एट एन एंगल ऑफ 0 और इसके राइट साइड में 0 है तो हम यहाँ लिखेंगे 0। तो फाइनली ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में दोनों इक्वेशन को रख दिया है। और अब हमने जैसा कहा था कि यहाँ पे हमें क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है और V1 V2 फाइंड आउट करना है। तो V1 फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ऐसा रहेगा बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। हम यहाँ पे लिखेंगे जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ऐसा लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल। बाय क्रैमर्स रूल V1 फाइंड आउट करने का फॉर्मूला रहेगा दैट इज डेल्टा 1 बाय डेल्टा और V2 फाइंड आउट करने का फॉर्मूला रहेगा दैट इज डेल्टा 2 बाय डेल्टा। तो फिलहाल ये डेल्टा और डेल्टा 1 डेल्टा 2 हमें नहीं पता, तो फिलहाल हम ये इक्वेशन को इक्वेशन दे देंगे दैट इज इक्वेशन नंबर A एंड B। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर A एंड B दे दिए और अब हम यहाँ पे अलग से डेल्टा फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा 1 डेल्टा 2 फाइंड आउट करेंगे और सब कुछ फिर यहाँ पुट करेंगे और पुट करने के बाद फिर हमें V1 V2 मिल जाएगा। एक बार आपको V1 V2 मिला फिर आपको पता है क्या करना है, V1 V2 मिलने के बाद हमें उसका डिफरेंस लेके इसके अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है और एक बार इसके अक्रॉस का वोल्टेज मिल गया तो फिर इसमें से फ्लो होने वाला करंट भी मिल जाएगा। तो ये देखिए ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म यहाँ पे लिख दिया है, जो हमने यहाँ मैट्रिक्स फॉर्म लिखे थे वो हमने मैट्रिक्स फॉर्म वहां से हटा के यहाँ लिख दिया है और V1 V2 फाइंड आउट करना है ये भी हमने यहाँ लिख दिया है। तो चलो अब जैसा हमने कहा था तो हमें डेल्टा सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा मतलब क्या, डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट। आपको क्या करना है डेल्टा फाइंड आउट करने के लिए ये जो पहला कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख के उसको सॉल्व कर लो तो जो है आपको डेल्टा मिल जाएगा। तो डेल्टा के लिए देखो हम उसको लिखेंगे दैट इज 1.019 एट एन एंगल ऑफ -11.309 और ये -0.2 एट एन एंगल ऑफ -90 आपको डिटरमिनेंट में लिखना है। तो ये -0.2 सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं है, ये ओनली 0.2 एट एन एंगल ऑफ -90 और ब्रैकेट सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे ब्रैकेट इग्नोर कर लेते हैं और वहां पे फिर गलती होती है और गलती नहीं होना चाहिए, तो आपको ब्रैकेट के साथ लिखना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखो ब्रैकेट कौन सा ब्रैकेट, देखो ये जो माइनस है ना, ये माइनस जो है वो ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ ब्रैकेट नहीं देते, फिर क्या होता है ये जो माइनस है ये माइनस डायरेक्टली 0.2 से मल्टीप्लाई होता है और फिर वहां गलती हो सकती है। तो फाइनली हमने ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को ही हमने डिटरमिनेंट में लिख दिया है और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो जैसा आपने मैट्रिसेस में किए थे बिल्कुल वैसा ही है, तो हम यहाँ पे करेंगे और काफी आसान है। ये हमने पहला लिख दिए इंटू ये 0.707 एट एन एंगल ऑफ -8.13 और ये माइनस हो जाएगा 0.2 एट एन एंगल ऑफ -90 का डायरेक्टली स्क्वायर कर लेंगे
तो भी चलेगा, ठीक है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ लिख दिए और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये हमने यहाँ लिख दिए, दिस माइनस दिस, तो माइनस माइनस और एक और माइनस आएगा वो माइनस, और यहाँ पे हमने स्क्वायर लिख दिया है क्योंकि इसका हमें वो 2 बार हमने लिखने से अच्छा हमने वहां स्क्वायर लिख दिए। और अब ये पूरा कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर में पुट कर लो तो आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा। तो चलो हम यहाँ पे आंसर निकाल लेते हैं। और कैलकुलेशन आपको करने के लिए कैलकुलेटर को डिग्री मोड में रख के आपको कॉम्प्लेक्स मोड में सेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 1.019 एट एन एंगल ऑफ -11.309 ब्रैकेट कंप्लीट, देन इनटू दूसरा ब्रैकेट 0.707 एट एन एंगल ऑफ -8.13 ब्रैकेट कंप्लीट, -0.2 एट एन एंगल ऑफ -90 और इसका स्क्वायर। तो ये आंसर आ चुका है 0.758, हम लिखेंगे 0.758 एट एन एंगल ऑफ -0.758 एट एन एंगल ऑफ -18.433। ये हमें डेल्टा यहाँ पे मिल चुका है। और अब हम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 फाइंड आउट करेंगे। और डेल्टा 1 डेल्टा 2 फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, देखिए जैसा हमने डेल्टा किए थे वैसा ही डेल्टा 1 डेल्टा 2 है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस देखो क्या है। डेल्टा 1 के समय आपको क्या करना है, डेल्टा 1 के समय ये जो आपने डेल्टा बनाए थे उसमें आपको फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है बाय कांस्टेंट मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है, देखिए डेल्टा बनाते समय हमें क्या करना है, ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये देखो ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसमें जो पहला कॉलम है ये पहले कॉलम को हटा दो और इसके जगह ये कॉलम लिखो, ठीक है। ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है ये कांस्टेंट मैट्रिक्स पहले कॉलम की जगह आएगा तो आपका डेल्टा 1 यहाँ पे बन जाएगा। और ये भी आपको डिटरमिनेंट में लिखना है, फिर इसको सॉल्व करना है। 10 एट एन एंगल ऑफ 0 और ये 0 और आएगा -0.2 एट एन एंगल ऑफ -90 और ये 0.707 एट एन एंगल ऑफ -8.13, ठीक है। ये हमने इसको ऐसा करें, ठीक है। ये देखो पहले कॉलम की जगह ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। और जो दूसरा कॉलम है वो एज इट इज है। और अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये तो बस आपको ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये तो 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10 एट एन एंगल ऑफ 0 ब्रैकेट में इंटू 0.707 एट एन एंगल ऑफ -8.13 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आता है। तो ये हम लिखेंगे ब्रैकेट में यहाँ पे 10 एट एन एंगल ऑफ 0 और इंटू फिर ब्रैकेट में 0.707 एट एन एंगल ऑफ -8.13 और ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया है और इसका आंसर आ रहा है दैट इज ये हो रहा है 7.07 एट एन एंगल ऑफ -8.13। तो फाइनली हमने ये डेल्टा 1 यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। और अब हमें डेल्टा 2 फाइंड आउट करना है, बिल्कुल ऐसा ही जैसा हमने डेल्टा 1 किए थे बिल्कुल वैसा ही हमें डेल्टा 2 मिल जाएगा। तो चलो डेल्टा 2 के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। डेल्टा 2 के लिए हमें क्या करना है, अब सेकंड कॉलम की जगह आपको कांस्टेंट मैट्रिक्स लिखना है। ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसमें जो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम की जगह अब आपको ये कांस्टेंट मैट्रिक्स लिखना है, फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा। तो हम लिखेंगे 1.019 एट एन एंगल ऑफ -11.309 और ये -0.2 एट एन एंगल ऑफ -90, ठीक है। ये पहला जो कॉलम है वो हमने एज इट इज रखे, सेकंड कॉलम की जगह हमें रिप्लेस करना है। तो ये 10 एट एन एंगल ऑफ 0 और ये 0, देखो सेकंड कॉलम की जगह कांस्टेंट मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। और अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 लेकिन इनको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे माइनस बाहर है। और अब ये 10 एट एन एंगल ऑफ 0 लेकिन हम इसको ब्रैकेट में देंगे और ये भी ब्रैकेट में है तो ये हम इसको एज इट इज लिखेंगे 0.2 एट एन एंगल ऑफ 90 माइनस में। लेकिन यहाँ पे गलती देखो क्या हो सकती है, हमने कहा था कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस, हम माइनस बोल रहे हैं, ठीक है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो वो माइनस और ये माइनस, देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये माइनस नहीं रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे डिटरमिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गलती करते हैं, गलती नहीं होना चाहिए। तो ये माइनस और ये जो माइनस है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का माइनस वो प्लस हो जाएगा, तो ये हमने लिख दिए और इसका आंसर आएगा दैट इज 2 एट एन एंगल ऑफ -90। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें डेल्टा 2 मिल गया। तो फाइनली डेल्टा 1 डेल्टा 2 हमने फाइंड आउट कर लिया है। और जैसा हमने कहा था कि सब कुछ फाइंड आउट करने के बाद अब ये हम यहां पुट करेंगे इक्वेशन नंबर ए और बी में। देखो ये जो इक्वेशन नंबर ए और बी हमने बताए थे
उसमें V1 V2 फाइंड आउट करना है। V1 फाइंड आउट करने के लिए डेल्टा 1 बाय डेल्टा करना है। तो डेल्टा 1 आपके पास है, तो ये डेल्टा 1 और ये डेल्टा दोनों को यहां पुट करो, इक्वेशन नंबर ए कंप्लीट हो जाएगा। और ये डेल्टा 2 और ये डेल्टा वो यहां पुट करो तो इक्वेशन नंबर बी कंप्लीट हो जाएगा और हमें V1 V2 मिल जाएगा। तो चलो हम यहां पुट करके V1 V2 फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर ए और बी में सब कुछ पुट कर लिया है। इक्वेशन नंबर ए में डेल्टा 1 बाय डेल्टा हमें पुट करना था, तो देखो डेल्टा 1 की वैल्यू ये हमने यहाँ पुट कर दिए। इक्वेशन नंबर बी में डेल्टा 2 बाय डेल्टा करना था, तो ये देखो डेल्टा 2 का वैल्यू और ये डेल्टा का वैल्यू। और बस अब इसको हमें कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। तो कैलकुलेटर में पहला कैलकुलेशन करेंगे 7.07 एट एन एंगल ऑफ दैट इज -8.13 डिवाइडेड बाय 0.758 एट एन एंगल ऑफ दैट इज -18.433। तो ये हमने कैलकुलेशन कर लिया है और ये आंसर आ चुका है कितना, दैट इज 9.327 एट एन एंगल ऑफ 10.303 वोल्ट। और उसी तरह से अब ये कैलकुलेशन करेंगे, हमें बस न्यूमरेटर में चेंजेस करना है, डिनोमिनेटर में हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। तो न्यूमरेटर रहेगा 2 एट एन एंगल ऑफ -90। तो ये हमने लिख दिया है, आंसर आ चुका है इसका, दैट इज 2.638 एट एन एंगल ऑफ -71.567 वोल्ट। तो फाइनली हमने V1 V2 यहां पे फाइंड आउट कर लिया है और अब यही वोल्टेज का यूज करके हमें यहां पे क्वेश्चन में जो लिखा था वो सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा था? क्वेश्चन में लिखा था कि डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इंडक्टर। ये इंडक्टर में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना था और हमने स्टार्टिंग में जैसा कहा था कि करंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो V/Z करना पड़ेगा। तो चलो यहां पे अब वो स्टेप हम यहां पे लिख लेंगे। देयरफॉर करंट थ्रू इंडक्टर, करंट थ्रू इंडक्टर, और करंट थ्रू इंडक्टर हम यहां लिखेंगे I। और यहां पे अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर में, ये देखो ये जो इंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका नाम क्या है? I2 है। तो यहां पे हम I2 कहेंगे और यहां पे हमने जैसा कहा था V/Z हमें करना है। तो यहां V/Z इसका मतलब इसके अक्रॉस का वोल्टेज डिवाइडेड बाय इसका इंपेडेंस। इसका इंपेडेंस तो J5 है, तो वो तो हमें यहां डिनोमिनेटर में लिखना है J5, ये तो कंफर्म है। अब इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या? तो हमने आपको कहा था कि इसके अक्रॉस का वोल्टेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों नोड के अक्रॉस का वोल्टेज आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो दोनों साइड के जो नोड है उनका वोल्टेज हमें मिल चुका है। ये जो 1 है, ये 1 नोड के अक्रॉस का वोल्टेज है V1 और ये जो नोड 2 है इसके अक्रॉस का वोल्टेज है V2। और अब हमें क्या करना है? ये दोनों का डिफरेंस लेना है। जो ये दोनों का डिफरेंस होगा, V1 V2 का जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस इसके अक्रॉस का वोल्टेज रहेगा। अब आपको चेक करना है कि ये दोनों में से कौन सा वैल्यू बड़ा है। जो भी वैल्यू बड़ा है उसमें से छोटा माइनस करना है, क्योंकि आपको यहां पे वोल्टेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यानी ही पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करना है। तो इसमें से कौन सा वैल्यू बड़ा है? V1 का वैल्यू बड़ा है, V2 का वैल्यू छोटा है। तो V1 माइनस V2 करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे V1 माइनस V2। देखो हमें दोनों को यहां पे सब्सट्रैक्ट करना है, तो V1 V2 हमें न्यूमरेटर में सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहां पे V1 का वैल्यू हम लिखेंगे 9.327 एट एन एंगल ऑफ 10.303 माइनस 2.638 एट एन एंगल ऑफ -71.567। लेकिन लिखते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ब्रैकेट में लिखना है डिवाइडेड बाय, यहां पे डिनोमिनेटर में J5 से आपको डिवाइड करना है। और अब ये पूरा कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। तो यहां पे करंट I2 मिल जाएगा और जो करंट I2 मिलेगा वही यहां पे फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए हम यहां पे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखना है लिखते समय 9.327 एट एन एंगल ऑफ 10.303 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 2.638 एट एन एंगल ऑफ -71.567 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 5I। तो ये हमने लिख दिया है और आंसर भी आ चुका है 1.865 ऐसा आंसर आया है। तो ये हम लिखेंगे दैट इज 1.865 एट एन एंगल ऑफ -63.437 एम्पियर। तो फाइनली यही है वो करंट जो इंडक्टर में से फ्लो हो रहा है। तो क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर,
इंडक्टर में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करो। ये हमने करंट फाइंड आउट कर लिए, ये करंट इंडक्टर में से फ्लो हो रहा है, ये कंफर्म होता है। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था किरचॉफ्स करंट लॉ दैट इज केसीएल का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 4 प्रॉब्लम्स लिए थे, वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले वीडियोस में इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपने अभी भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।